साथियों, मैं डॉक्टर सुधींद्र शेखर व्यास, रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग हूँ और आज हम जन चेतना एवं सहभागिता के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रामीण विकास की योजनाओं की सफल क्रियान्वयन के लिए और उनके सस्टेनेबल उपयोग के लिए उनके द्वारा जो निर्मित परिसंपत्तियां हैं उनके सस्टेनेबल उपयोग के लिए हमको योजना के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देना और उनकी सहभागिता लेना सुनिश्चित करना होता है। यही सिद्धांत हमारा जल ग्रहण संबंधी जो कार्य हैं उनके लिए भी लागू होता है। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा जो योजनाएं ली जाती है उसमें लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रत्येक पंचायत समिति में लिया जाता है और उसमें कार्य इस तरीके से कराए जाते हैं कि कार्यों की दृष्टि से वो क्षेत्र संतृप्त हो जाए। इसका अर्थ यह है कि एक बार वहां पर विकास के कार्य करा दिए जाने के पश्चात वहां पे और कार्य उस तरह के कराने की आवश्यकता नहीं रहे। ये जो कार्य जो हम कराते हैं उसमें मेड़बंदी है, एमपीटी है, पीटी है, सीसीटी इत्यादि हैं और ये कार्य सीधे ही ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी सहभागिता होना इनमें बहुत आवश्यक है। इन योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ने के लिए योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देना, जन चेतना जगाना और उनकी सहभागिता लेना आवश्यक है। जन चेतना जगाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें नारा लेखन है, कठपुतली मंचन है, जल ग्रहण यात्राएं हैं इत्यादि उस स्थान पर आयोजित कर ग्रामीणों में इन कार्यों को करने के लिए अलख जगाई जाती है। यहाँ पर हम 2 फोटोग्राफ भी देख रहे हैं जल ग्रहण यात्राओं के, जिसमें नारे लिख करके और लोगों से बात करके, रैली निकाल करके और हम जन चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं। अब ग्रामीणों को भी बड़ा अनुभव होता है, परंपरागत तरीके से वो भी सुधार के कार्य करते रहते हैं, जल ग्रहण विकास के कार्य करते रहते हैं। तो जब हम उनसे चर्चा करके काम करते हैं तो उनको जो ज्ञान है वो हमको प्राप्त होता है, हमको जो ज्ञान होता है उनको प्राप्त होता है। तो उससे हमको योजना की प्लानिंग करने में, उसके क्रियान्वयन करने में, उसमें जो निर्मित ढांचे हैं उनका उपयोग करने में बड़ी मदद मिलती है और उनका उपयोग स्थायी रूप से होने लगता है। स्थानीय जनता से चर्चा करके समस्याओं का पता लगाना, उनके समाधान ढूंढना, उनके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के जो है वो परिसंपत्तियां सृजित करना, उनके उपयोग के बारे में जानकारी जुटाना, ये पीआरए कहलाता है। और इस पीआरए का उपयोग करने के लिए हमको जल ग्रहण क्षेत्र में इसकी तकनीक का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। इससे ग्रामीणों को वहाँ की समस्याओं के बारे में, उनके समाधान के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। जन चेतना जागृत करने के लिए तो हम रैलियां हैं, नारा लेखन है, इस तरीके के कार्य करते हैं, लेकिन जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम पीआरए की विभिन्न तकनीकियां काम में लेते हैं ताकि उस जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना के बारे में ग्रामीणों को पूरी जानकारी हो जाए। इसमें से कुछ तकनीकियां हैं: गांव का सामाजिक मानचित्रीकरण, प्रोजेक्ट वाक करना, काल चक्र निर्धारण करना, आर्थिक श्रेणी का निर्धारण करना, मौसमी विश्लेषण करना, प्रेफरेंस रैंकिंग तय करना और सामाजिक प्रबंधन करना। जो हम पीआरए करने का कार्य करते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले हम सामाजिक मानचित्रीकरण से अपना कार्य चालू करते हैं। इसमें गांव का नक्शा गांव वाले लोगों की सहायता से ही जमीन पर अथवा कागज पर बनाया जाता है। हम जमीन पर जब नक्शा बनाते हैं तो अलग अलग तरह के रंगों को हम में ले लेते हैं और अगर कागज पर बनाते हैं तो विभिन्न मुखियाओं के नामों की चिट बना लेते हैं। एक जगह से चालू करते हैं कि यहाँ किसका मकान है, वहाँ पर उसके नाम की चिट रख देते हैं, उसके फिर पूछते हैं उसके आगे किसका मकान है, उसके आगे किसका मकान है। इस तरीके से गांव के मकानों का नक्शा
बनता जाता है। बीच में जहां पर भी सड़क, गली, स्कूल, पेड़, नदी, नाले इत्यादि आते हैं, उनको जो भी वहां पर मार्क कर लेते हैं। और चिट वगैरह रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसके ऊपर कुछ पत्थर या ऐसी चीज रखें जिससे वो चिट उड़ न जाए। और एक बार जब हम देख लेते हैं कि हमारे मकानों की स्थिति, जो वहाँ पर संसाधन हैं, जो स्कूल, अस्पताल वगैरह मार्क किए हैं, उनकी स्थिति हम एक बार देख लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको हटाते हुए उनके जो है वो मार्किंग करके वहाँ पर घरों के नाम के हिसाब से लिख देते हैं। पीआरए करने में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति से अधिक समय तक बात न करें। अधिक समय तक बात करने से क्या होता है कि उसको अगर कुछ काम हो तो उसको इस काम में अरुचि होने लगती है। हम अलग अलग आदमियों से बात करके और जो है वो इसको अपन कर सकते हैं। जो नक्शा एक बार हमने गांव का बना दिया, उसको हमको अलग अलग स्थानों से जांच भी लेना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि उस नक्शे के अंदर जो है वो कहीं कोई गलती नहीं हुई है और स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र इत्यादि सभी उस नक्शे के ऊपर मार्क हो गए हैं। अब अपन जो ये नक्शा एक बार तैयार हो गया, उसमें गांव वालों के साथ बैठ करके गांव की स्थिति का आकलन कर सकते हैं और उस आधार पर अगली योजना गांव वालों के साथ बैठ करके तैयार की जा सकती है। नक्शे देखने पर उनको, गांव वालों को ही ये अनुभूति हो जाएगी कि किस जगह क्या समस्या है, कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, किस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है। और ये सब काम करने से योजनाओं के साथ गांव वालों का जुड़ाव रहेगा। अब जब नक्शे के विश्लेषण करते हैं और उसकी चर्चा करते हैं, तो कहाँ पर एंडिकेट बनाना है, कहाँ पर मेड़बंदी करनी है, ये काम तो हम करते ही हैं। लेकिन जहाँ पर गांव वालों ने बताए हैं कि यहाँ एंडिकेट पहले से ही बना हुआ है, यहाँ पर जो मेड़बंदी पहले से ही बनी हुई है, तो हमारे वाटरशेड के कार्यों में हमको उनको मार्क करना जरूरी होता है। तो इस नक्शे बनने के साथ साथ ही हम गांव वालों से पता करके उनकी जियो टैगिंग, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जियो टैगिंग हमको कर लेनी चाहिए, जिससे हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि हमको कुल मिला के जितने स्ट्रक्चर्स बनाने थे, उसमें से इतने स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बने हुए हैं और इतने स्ट्रक्चर हमको अभी और बनाने हैं। ऐसी भी स्ट्रक्चर्स हमको वहाँ पर पता लगेगा जो बने हुए तो हैं लेकिन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो अगर वो मरम्मत के योग्य हैं तो हम हमारी जो योजना तैयार करेंगे उनमें उनके मरम्मत का काम ले सकते हैं। गांव वाले भी हमको कभी कोई ना कोई काम सजेस्ट करते हैं कि साहब यहाँ पर हम ये काम ले सकते हैं, या अपन एंडिकेट ले सकते हैं, या वृक्षारोपण कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हम, अगर हमारी तकनीकी दृष्टि से वो काम अगर ठीक होता है, वो स्थान ठीक होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम ज़रूर उसमें शामिल करें। और अगर किसी वजह से हमको लगे कि तकनीकी दृष्टि से यहाँ पर ये चीज़ बनाना ठीक नहीं है, तो ग्रामीणों से चर्चा करके उनको समझाते हुए उस स्ट्रक्चर को अपनी योजना में न लें। अब सामाजिक मानचित्रण लोगों को योजना के बारे में, कि उनके गांव की अपनी स्थिति के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देता है। लेकिन उसके अलावा भी फिर हम जो और भी तकनीकी काम में लेते हैं, उसमें एक ट्रांजेक्ट वाक है। ट्रांजेक्ट वाक में गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक हम जो है वो ये देखते जाते हैं कि किस स्थान पर क्या चीज़ है, कहाँ खेत है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, पशुधन किधर ज़्यादा है, किधर कम है। तो इसको जो है वो हम हमारे नक्शे के ऊपर चिन्हित कर सकते हैं। अब सामाजिक मानचित्रीकरण और ट्रांजेक्ट दोनों ही बड़े मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं पीआरए करने में। तो इसमें कुछ प्रश्नों की हमको जानकारी लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हम योजना बनाएंगे, उनका क्रियान्वयन करेंगे, तो वो जो जानकारी हमको प्राप्त है उसका उपयोग हम बड़े आसानी से कर सकेंगे। जैसे गांव में किसी की भूमि व्यक्तिगत है, कहाँ की भूमि व्यक्तिगत है, कहाँ की भूमि सार्वजनिक है। तो व्यक्तिगत भूमि में हम व्यक्तिगत जो कार्य हो सकते हैं वो लेंगे, सामूहिक भूमि में सामूहिक
तरीके से जो काम होंगे वो लेंगे, कौन सी फसलें किस मौसम में कहाँ बोई जा सकती हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। खेतों की भूमि बढ़ा सकते हैं। अगर इस तरह की कोई स्थिति होगी और योजना के दौरान इस तरह का काम किया जाता है तो वो ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसी तरीके से अगर पैदावार बढ़ाई जा सकती है तो भी वो ग्रामीणों के उपयोग की चीज़ होगी, बड़ा उनको जो है उससे आर्थिक फायदा मिलेगा और गांव वाले भी इसमें बड़ी रुचि से काम करेंगे। अब ये सारी जानकारी भी लेंगे, गांव में पेड़ कौन लगाता है, उनका संरक्षण कौन करता है, गांव में पानी के क्या क्या स्रोत हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, क्या और स्रोतों की ज़रूरत है या एग्जिस्टिंग स्रोतों के मरम्मत की ज़रूरत है, इस तरीके की जानकारी लेनी चाहिए। जानवर कहाँ चरते हैं और कहाँ पानी पीते हैं, क्योंकि गांव में चरागाह भी अच्छे हों, चरागाह विकास के कार्य हों, ये भी हमारे वाटरशेड की योजना में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ट्रांजिट वॉक का जो है वो एक चित्र रूप से दिखाया गया है। जब हम इधर से इधर चले, पहाड़ से इधर चले, तो यहाँ पे जो है वो वन विभाग की ज़मीन हो सकती है। फिर जब खेत आते हैं तो ये व्यक्तिगत ज़मीनें हो सकती हैं, और फिर वापस अगर अपन पहाड़ की तरफ चलें तो ये वन विभाग की ज़मीन हो सकती है। इसी तरीके से कहीं ये वृक्ष हो सकते हैं, मिट्टी इस तरह की हो सकती है, ये फसल बोई जा रही है, और कहाँ किस तरह के खरपतवार है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे लिए अवसर क्या है। जैसे मान लो जंगल में, हम जंगल से औषधियाँ ले सकते हैं या जंगल से मिलने वाली जो भी हमको चीज़ें हैं उनका हम उपयोग बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारे लिए अवसर है। अगर गाँव वासी जंगल से मिलने वाले उत्पादों का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम इसको कर सकते हैं। अब लोगों को यह समझाने के लिए कि पहले हमारी स्थिति क्या थी, आज हमारी स्थिति क्या है, हमने गांव में जो कार्य किए हैं उनसे हमको लाभ कितना हुआ है, उनसे हमको जो है वो कोई नुकसान हुआ है तो वो कितना है, उसके लिए काल चक्र निर्धारण का जो है वो तकनीकी अपनाई जाती है। और पीआरए के दौरान इस काल चक्र का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे गांव वालों को पूरी उसके बारे में अनुभूति हो जाती है। इस काल चक्र निर्धारण में हम ये देखते हैं कि गांव का निर्माण कब हुआ, कब कितना बढ़ा, जंगल का क्षेत्रफल घटा बढ़ा, जल संसाधन बढ़े अथवा घटे, और शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ या गांव में स्कूल इत्यादि बने, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। इन सभी बातों की जानकारी से ग्रामवासियों के सामने गांव की तरक्की तथा उसके साथ साथ जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनका भी जो है वो उनको अंदाजा हो जाता है, और वो उस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे गांव का विकास तो हो लेकिन उसके साथ साथ कोई समस्या और उत्पन्न ना हो जाए। और इससे उनके मस्तिष्क में ये बात भी विचार कर जाता है कि हमको ये विकास की योजनाओं में सम्मिलित होते हुए ये काम करने जरूरी हैं और गांव के विकास के लिए ये आवश्यक है। अब जैसे हम अभी काल चक्र निर्धारण कर रहे थे, ट्रांजेक्ट थ्रू टाइम लाइन, एक तो हम भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारा ट्रांजेक्ट था, दूसरा टाइम लाइन के हिसाब से है। हम जो है वो देखते हैं कि जैसे 1941 में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था, खेत वगैरह में ज्वार इत्यादि बोए जाते थे, घर कम थे क्योंकि जनसंख्या कम थी। 1961 में क्या हुआ कि थोड़े फॉरेस्ट कम हुए, फसल में कुछ चेंज हुआ। 1981 तक आते आते क्या हुआ कि फॉरेस्ट बहुत कम हो गए, खेती की ज़मीन थोड़ी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी तो घर भी बढ़े, और आते आते आगे ये स्थिति होगी कि 2001 में मिक्स्ड फॉरेस्ट तो लगभग रहे नहीं, कुछ प्लांटेशन जो किया था वो रहा, खेतों की ज़मीन लगभग वही रही, और जो है वो जनसंख्या बढ़ने से घरों की स्थिति ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में इससे ग्रामीणों को ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ पर समस्या कैसे उत्पन्न हुई, बारिश कम क्यों हो रही है, कि हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो घट गया है। तो प्लांटेशन के काम में उनकी अपने आप रुचि हो जाएगी। प्लांटेशन का काम करने के साथ साथ
जो जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के काम पहाड़ों के ऊपर या कहीं और कराने हैं, उनमें उनकी रुचि बढ़ जाएगी। ये पिक्चर उनको ये स्थिति बहुत क्लियर कर देगी कि हाँ, हमारे ही गांव में हमारे ही कारण या और किसी कारण से हमारा जो है वो फॉरेस्ट कवर कम हुआ, हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, तो हमको उसके अनुसार विकास के कार्य करते हुए अपने जो है वो सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए काम करने होंगे। एक दूसरी तकनीकी हमको काम में लेनी चाहिए, वो है कि गांव का आर्थिक श्रेणी निर्धारण। आर्थिक श्रेणी निर्धारण इसलिए हमको किया जाना चाहिए कि हम गांव में चयनित परिवार लेते हैं, हम जो है वो ये निश्चय करते हैं कि कौन परिवार धनी है, कौन निर्धन है, किनको काम की ज़रूरत ज़्यादा है। तो एक तरीके से जब हम कोई योजना चलाएं, उसका काम करना प्रारंभ करें, उससे पहले गांव के लोगों की स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक श्रेणी कैसी है, उसका जो है वो अपने को निर्धारण कर लेना चाहिए। अब गांव में सामान्यतः किसकी आमदनी कितनी है, किसके पास कितना पैसा है, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो चीटें बनाई थी, मुखियाओं के नाम जिसके ऊपर लिखे थे, उन चीटों में आप एक एक करके करें तो ऐसा श्रेणी अपना बन सकती है कि गांव में सबसे धनी व्यक्ति कौन है, सबसे निर्धन व्यक्ति कौन है, इन दोनों के बीच में कौन है, ऐसा कौन आदमी है जो सबसे धनी तो नहीं है लेकिन जो ये बीच में जो है उनके जो है वो बीच में आता है, कौन सा इनके बीच में आता है। इस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ मुखियाओं के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ मुखियाओं के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ मुखियाओं के नाम आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ और यहाँ पर भी मुखियाओं के नाम आ जाएंगे। इससे ये धनी व्यक्तियों में है, ये निर्धन व्यक्तियों में है, और ये कहीं बीच में है। तो हमारी ये प्रेफरेंस रैंकिंग हो गई, सभी गांव वाले मिलकर के ही तय करेंगे कि हमको काम अगर वहाँ की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए करना है तो इनके लिए काम सबसे पहले करना है, फिर इनके लिए करना है, फिर इनके लिए करना है। इस तरीके से आर्थिक श्रेणी निर्धारण कर लेने से सभी लोग, धनी गरीब बीच के सभी लोग जो है वो संतुष्ट होकर उन कामों में हमारा सहयोग कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि उस तरीके से निर्धारण करने से क्या होगा कि आदमी बिना संकोच के हमको जो है वो आर्थिक श्रेणी का निर्धारण हो जाएगा, और हम ऐसे 5 श्रेणियां बना सकते हैं, और 5 श्रेणियों के अनुसार हम जो है वो कार्यों का नियोजन, सूक्ष्म नियोजन हम कर सकते हैं। मौसमी विश्लेषण, पीआर के दौरान मौसमी विश्लेषण कर लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मौसमी विश्लेषण से हमको ये बात पता लगेगी कि हमको किस वक्त कौन सा काम करना है। गांव के विकास की योजना बनाते हुए मौसम संबंधी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। इससे हम कौन से काम कब लेने हैं, मेड़बंदी कब करनी है, जब खेत खाली होंगे, एनीकट कब बनाने हैं, जब उनके जाने के लिए रास्ता होगा, और वो पक्के स्ट्रक्चर कब बनाने हैं, जब गांव में श्रमिक उपलब्ध होंगे। जब गांव में श्रमिक उपलब्ध नहीं होंगे तो हम ऐसे काम नहीं कराएंगे जिसमें श्रमिकों का नियोजन होता है, या जो गांव के लोग बाग काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं उस वक्त में हम अगर गांव में चालू करेंगे तो उन लोगों को बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपने गांव में ही काम मिल जाएगा। तो नर्सरी लगाना, गड्ढों की खुदाई करना, चारागाह विकास के कार्य करना, ये सब जानकारियां कब की जानी है, ये मौसमी विश्लेषण से हमको प्राप्त हो जाता है। कब मजदूरों की उपलब्धता है, कुओं में पानी किस वक्त उपलब्ध है, कब चारा जो है वो हमको मिल जाएगा, ऐसी स्थिति हमको मौसमी विश्लेषण से स्पष्ट हो जाती है। अब एक मौसमी विश्लेषण का एक चित्रण जो है वो इस चित्र में किया गया है। जैसे ऊपर महीनों के नाम हैं, हिंदी महीनों के नाम हैं, जिस तरीके से गांव वाले बोलते हैं वैसे नाम लिखे हुए हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, इन महीनों में हमको मजदूरी के लिए लोग उपलब्ध हैं। यहाँ पर जब बारिश वगैरह हो जाती है
तो बारिश के बाद किसान अपने खेतों में खुद ही काम कर लेते हैं, तो इस वक्त हमको मजदूरी उपलब्ध नहीं है, तो हम चाहें तो इस वक्त ही काम कर सकते हैं। इस समय गेहूं की फसल होती है, तो अगर कोई हमको गेहूं की फसल से संबंधित काम कराने हैं, उनके संबंधित अगर हमको कोई बीज इत्यादि वगैरह देना है तो इस वक्त देना है। बाकी की फसलों के लिए इस वक्त काम करना है। भूसा कड़प जब उपलब्ध हो तब हम पशुधन विकास के इसके अनुसार जो है वो अपन काम कर सकते हैं। और आप देखेंगे पानी गांव में कुओं में जो पानी होता है वो भी मौसम के ऊपर बड़ा निर्भर करता है। जो गर्मी के महीने हैं उसमें पानी कम हो जाता है, बारिश के बाद पानी धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमको अगर जिस फसल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है या जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है, उसको जो है वो हम वहाँ की पानी की उपलब्धता को देखते हुए उससे संबंधित कार्य हम ले सकते हैं। प्रेफरेंस रैंकिंग ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रेफरेंस रैंकिंग की जानकारी भी पीआरए के थ्रू जुटानी चाहिए। इसमें गांव के लोगों की आवश्यकता को देखते हुए जो कार्य कराए जाने हैं उनकी प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे किसी स्थान पर एक एनीकट बनाने की सख्त आवश्यकता है और गांव वाले ये चाहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर सबसे पहले ये ही काम होना चाहिए, तो अपन इसकी प्रेफरेंस रैंकिंग पहले लेंगे। मेड़बंदी के काम अगर उसके बाद लोग बाग पसंद करते हैं तो वो उसके बाद में लेंगे। और एक बार जब हम ये प्रेफरेंस रैंकिंग तय कर लें तो उस रैंकिंग के हिसाब से काम करना चाहिए, जिससे गाँवों को जो है उसमें उसका जुड़ाव बना रहता है। उनको लगता है कि हमारा एक काम जो अच्छा होना था, एक विकास का काम हो गया, अब दूसरा लिया है, जो हम चाहते थे वो काम होते जा रहे हैं, तो उनसे उनको बड़ी प्रसन्नता होती है और वो उस काम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। उसके बाद कभी कभी गांव में लोगों को कोई नई जानकारी है, कोई नई चीज़ है या कोई चीज़ वो जो परंपरागत रूप से करते आए हैं उससे अलग है, तो वो क्या करते हैं कि उसको अपनाने में थोड़ा संकोच करते हैं। इसके लिए यहाँ पर गांव के प्रबंधन से अर्थ ये है कि जो गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जैसे गांव वाले किसी शिक्षक की बात मानते हैं या वहाँ के सचिव की बात मानते हैं, कोई प्रधान की बात मानते हैं, कोई दूल जी नाम का आदमी है जो बड़ा प्रभावशाली है, कोई पेमा जी नाम का आदमी है जो बड़ा प्रभावशाली है, तो हम इन लोगों को योजनाओं के बारे में पहले बताते हैं, पहले इनको संतुष्ट करते हैं, ताकि उसके बाद ये जो लोग बाग इनके प्रभाव में हैं उनको बता सकें और योजनाओं के साथ उनको जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें यह बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वो प्रभावशाली है वो अपने स्वार्थ के काम पहले कराने लग जाए या इस तरह की कोई जो है वो स्थिति उत्पन्न हो जाए। ये नहीं करके इसमें अब सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। ये गांव के प्रबंधन का एक तरीके से चित्रण किया हुआ है। मान लो प्रधान की बात थोड़ी ज़्यादा मानते हैं तो उसके लिए थोड़ा बड़ा गोला है, मुखिया की बात मानते हैं, ग्राम सचिव की बात, तो हम क्या करेंगे कि ये जो लोग बाग हैं गांव के अंदर, इनको पहले हमारी योजनाओं के बारे में समझाएंगे और इनसे ये निवेदन करेंगे कि भाई आप सभी लोगों को जो है वो इसमें योजना के बारे में बताएं। भू संरक्षण अधिकारी की भी इसमें बड़ी महत्ता हो सकती है। इस प्रकार जब हम इन तकनीकी का उपयोग करके ग्रामीणों के साथ बैठ करके योजना बनाएंगे तो हमारी बड़ी सटीक योजना बनेगी, उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छा होगा, लोग बाग रुचि से उसमें काम करेंगे और उसका उपयोग निरंतर होता रहेगा। क्योंकि अगर गांव वालों को ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारे काम की चीज़ है, इससे हमको बहुत लाभ हो सकता है, तो वो बाद में उसका ध्यान भी रखेंगे, उसका रख रखाव भी करेंगे, उसके मरम्मत के भी काम आवश्यकता होने पर करेंगे। और जो हमने परिसंपत्तियां सृजित की हैं उसके लिए अगर हमको उपभोक्ता समूह बनाने हैं, गांव में स्वयं सहायता समूह बनाने हैं, जल ग्रहण समिति इत्यादि बनानी है, तो भी वो पीआरए के थ्रू की जा सकती है।
पीआरए के संबंध में ये जानकारी जो हमने यहाँ पर दी है उसके स्रोत ये हैं, और आपने जो है वो इसको बड़े ध्यान से सुना, और मैं सोचता हूँ कि ये तकनीकी हम अब जो भी काम करेंगे उसमें जो है वो हम काम में लेंगे। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।